हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम प्री मिक्स के अंदर साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज कल को एग्ज़ाम है बच्चों का, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसे कैसे निकलता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। एक तो है आज की बात, है ना, कि आज आपके मन में क्या चल रहा है या कुछ है, या फिर मतलब बिफोर एग्ज़ाम बात समझ लो। बिफोर एग्ज़ाम आपके मन में 3-4 चीज़ें चलती हैं। एक तो जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मुझे याद नहीं है, या आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट याद नहीं है, उसको याद किया, अब दिमाग घुमाता है कि यार ये वाला भी, इसको भी रिवाइज़ कर लूँ, है ना। एक तो वो बात आती है। तो ऐसा है कि एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक है, टॉपिक के अंदर आपको लगता है यार 2 पॉइंट बोल रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लूँ, आप नोट्स निकालते हो उसको रिवाइज़ करने के लिए। वो 2 पॉइंट के बेस के ऊपर नहीं, आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपकी 50% इन्फॉर्मेशन ही उनमें से आप यूज़ करके निकाल देते हो। तो एग्जामिनर आपका खुद हेल्प करता है। वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपको ऑप्शन है, आपने एक जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दिया और एक आपने सही वाला जो चूज़ कर लिया, तो आपका आंसर ऑलमोस्ट निकल जाता है। सो 100% इन्फॉर्मेशन की हमेशा यूज़ नहीं होता। वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे A B C D 4 ऑप्शन है, तो वहाँ पे आपको एक ही पिक करना है उसमें। लेकिन अगर आप देखोगे एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई सारी की सारी मुझे 100% इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आज आपको ये उसकी टेंशन नहीं लेनी। दूसरा दोस्तों, कॉन्फिडेंस। तो आपको अभी के लिए कि किसी को आता है, आपको कम आता है, ज़्यादा आता है, आज के दिन के लिए और कल एग्ज़ाम तक के लिए आपको ये मानना है कि आपको सब कुछ आता है और आप इसी इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर एग्ज़ाम निकालोगे। अगर आप इस जो कॉन्फिडेंस है इसको मेंटेन रखते हो तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे। अगर आप अंडर प्रेशर काम करते हो तो फिर वो कम होते जाएंगे। अगर आप ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखते हो, ठीक है, फिर आपके एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ पे आएंगे। तो चाहे आपने जितना भी पढ़ा है पूरा साल, जो भी किया है, बस आज और कल के लिए आपको ये कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है कि भाई मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अगर मुझे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरों को भी नहीं आता। ये 2-3 चीज़ें आपने रखनी है। तीसरा, जो अभी हम प्रीमिक्स कर रहे हैं तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो ये डिज़ाइन ही इस हिसाब से किया गया है कि आपको कुछ फैक्ट जो है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। और मैंने देखा कि इस साल जो काफ़ी हाईलाइटेड जो चीज़ें थी उसको आप एक रिवीजन समझो। आप ये समझो कि मुझे कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ना कि आपको नहीं आता। आप चाहे उसको अटैम्प्ट भी ना करो, लेकिन वहाँ पे आप देखो कि हाँ ठीक है, इसका ये आंसर था और इस टाइप से क्वेश्चन बना है, ताकि आपका वो थोड़े से 4-5 पॉइंट हैं जो इस साल के लिए जो न्यूज़ में रहे हैं, तो वो थोड़े से रिवाइज होते हैं। अब आता है एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपने क्या करना है? एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, बिकॉज आपका ब्रेन ही, याद रखना, आपका माइंड ऐसे घुमाएगा आपको कि वही आपसे गलतियां करवाएगा। लेकिन अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आपसे गलतियां कम होगी। एग्जाम के अंदर आपको पहले तो ये 100 क्वेश्चन वाला फॉर्मूला भूल जाना है। आपको ये याद रखना है, कुछ क्वेश्चन है 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, ऐसे आएंगे जो मुझे छोड़ने हैं, मुझे वो अटैम्प्ट नहीं करने। हाँ, पेपर टू पेपर हो सकता है कि ये 20 रहे, है ना, या 30 रहे, तो वो पेपर टू पेपर डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। बट कुछ क्वेश्चन हर साल यूपीएससी भी ऐसे डालता है कि वो चाहता है कि स्टूडेंट इसको छोड़े, पता तो हो कौन से छोड़ने हैं। तो अगर मान लीजिए दूसरे हैं जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, है ना, सपोज करो आपको पहले 2 क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम की मैं साइकोलॉजी वहाँ पर बता रहा हूँ होता क्या है। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आ रहा, आपने फिर दूसरा पढ़ा, नहीं आ रहा, उसके बाद आपने 51 से स्टार्ट किया, वहाँ से एक आ रहा है, नहीं आ रहा है, पहला आ रहा है ना। तो ऐसे आपको लगेगा यार मुझे तो आता नहीं, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से लूज हो जाएगा। रीज़न ये है कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि आप थोड़ा सा प्रेशर फील करो। अब दिक्कत क्या आती है कि जब हम प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं कि भाई मैंने तो 100 करने थे, यहाँ पे ये मुझे 2 नहीं आ रहे, तो एकदम से कॉन्फिडेंस लो हो गया। और जो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने वाला है, आपने पढ़ा हुआ है, वो भी आप अंडर प्रेशर गलत करते हो, है ना। मान लीजिए इजी आ गया तो आपके मन में चलेगा यार इतना इजी नहीं हो सकता, यूपीएससी इतना इजी नहीं डालती, बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो चक्कर में आप अपने जो आपको आते हैं वो गलत कर दोगे। सो अगर मान लीजिए आप इस सेटअप से चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यूपीएससी हमें जो प्रेशर फील करवाएगी, लेकिन हमने मानना नहीं है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को, जब आपको नहीं भी आएंगे, आप जब पढ़ोगे तो आपको नहीं आया, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ ठीक है, एक तो मैंने वो निकाल दिया बाहर, तो जो मुझे प्रेशर दे रहा था। तो आप धीरे धीरे 1 बार 2 बार उसको पूरे पेपर को जब अटेम्प्ट कर दोगे तो आप देखोगे कि आपने जो आपके एरिया के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ही बिना प्रेशर लिए
आराम से किए हैं और उसके अंदर आपने जो मार्क्स है वो भी मैक्सिमाइज किए हैं। ये अप्रोच रखनी है हर स्टूडेंट टू हर स्टूडेंट। चाहे मैं जितना मर्जी कहूँ कि प्रेशर नहीं फील होता, प्रेशर होता है डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उसको कंट्रोल कैसे करना है। 2 दिन के लिए आपको ये सिनेरियो बना के रखना है, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, नहीं। कोई भी आज आपको बोले कि हाँ ये 5 टॉपिक पढ़ लो इसके अंदर आ जाएगा, अगर मैं बोलूँ तो वो भी आपने नहीं मानना। आपको सिर्फ एक बात माननी है, चाहे भगवान आपके पास आके बोल दे कि बेटा ये वाले पढ़ ले यहीं से आएगा, आप बोलोगे नहीं, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे आता है, मैं इसी में से एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर है वो निकालूंगा। हो सकता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन हाँ आपने पढ़ी हुई थी, आप भूल गए, एग्ज़ाम के अंदर नहीं याद आई, कोई दिक्कत नहीं भाई, 100 क्वेश्चन है ना। तो अब आप कट ऑफ देखो, वो 50 से जो 50% से भी नीचे जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें होती हैं, निकल जाती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपकी 50% इन्फॉर्मेशन है उसके बेस के ऊपर भी आप आंसर निकालोगे, तो वो जो बैलेंस हो जाता है। तो आपको आज मानना है कि बस जो मर्जी हो जाए, जो मैंने पढ़ा है बस वही है, और उसी के अंदर मैं एग्ज़ाम के अंदर वहाँ पे उसको करूँगा और वो उसको निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाकी कल देखना आपने, थोड़ा सा आपको बेनिफिट इसका डेफिनेटली मिलेगा। हालांकि ये भी रियलिटी है कि नींद भी नहीं आती रात को, है ना। तो क्योंकि इतने साल जो पूरा साल मेहनत की होती है, मैं चाहे जितना मर्जी बोल लूँ कि आप सो जाओ, आप नहीं सोओगे, आप तभी सोओगे जब आपका मन किया, है ना। तो उस बात को भी आपने, रियलिटी है तो उसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट ईयर है दोस्तों, वो स्टूडेंट है, तो आपने क्या करना है, हमारे पास 3 कोर्सेज हैं। एक कंटेंट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉडल आंसर वीडियो, ये सब अवेलेबल है। अगर आप आंसर वैल्यूएशन लेना चाहते हो उसके लिए भी कोर्स अलग है। अगर आपने साथ में मेंटोरशिप वगैरह लेनी है, टेस्ट सीरीज लेनी है, एक कॉम्बो है पूरा, तो आप इसको भी हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आज के क्वेश्चन की, कौन कौन से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे वेस्ट नाइल वायरस एंड मलेरिया, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर अभी रिसेंटली इसके ऊपर आर्टिकल आया तो ये मैंने डाला है। फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों नेगेटिव आयन वेरिएबल प्रोडक्ट, है ना, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रहती है, हमने ये पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको उसका हाईलाइट देने के लिए क्वेश्चन डाला गया। क्रायोजेनिक वर्सेस सेमी क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर एक क्वेश्चन डाला है। इसके अलावा दोस्तों हाईएस्ट लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल, ये थोड़ा सा बेसिक साइंस को टच करता है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा एक मुझे अलग आर्टिकल के ऊपर इसके ऊपर बात की गई थी, तो मुझे लगा कि हाँ ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, पहले पूछा गया है कि वेस्ट नाइल वायरस और मलेरिया के बारे में बताओ, और यहाँ पे थोड़ा सा उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की गई है। पहला है एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया ट्रांसमिट करता है, वेरास क्यूलेक्स मॉस्किटो जो वेस्ट नाइल वायरस ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा बात करें दोनों डिजीज, जो सेकंड ऑप्शन है कि वो पैरासाइट प्लाज्मोडियम से के कारण होती हैं। थर्ड है मलेरिया हैज़ स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वेरास नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर वेस्ट नाइल वायरस। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो पहली बात है कि ठीक है यहाँ पे वायरस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पैरासाइट की बात करें, तो आपके मन में आया कि ठीक है यार ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो सकती है, तो सेकंड हमने यहाँ पे निकाल दी। अब बचा 1 एंड 3, सो इट मीन्स 1 जो है हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डेफिनेटली 3 होगी। थर्ड के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर आपने यहाँ पे 50-50 हमारे पास बच जाता है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, दोनों में से कौन से किसके साथ जाना है वो हम आप एग्जाम के अंदर भी तय करोगे। यहाँ पे हमने तय कर लिया कि 1 एंड 3 के साथ जाना है, बिकॉज वेस्ट नाइल वायरस जो है वो रिसेंट है, मतलब रिसेंट इन द केस बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, तो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है हमारे पास लाइन नहीं है। वेस्ट नाइल वायरस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट जो युगांडा के अंदर है, मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है। अगर यहाँ पे आपको देखोगे जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है एंड वेस्ट नाइल वायरस है। अगर आप देखोगे मॉस्किटो जो है ना, यहाँ से ह्यूमन है, हॉर्स है, डेड एंड इनको बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे मॉस्किटो है, बर्ड रिजर्वियर है, तो इससे इसके अंदर जो वायरस है इसको मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है ह्यूमन के अंदर एंड देन हॉर्स के अंदर एज वेल। सो डेड एंड होस्ट वो होते हैं जो मान लीजिए इनकी बॉडी के अंदर वायरस गया, वो उसकी इतनी अमाउंट नहीं है कि जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन हमें देखने को मिले, ठीक है, इसीलिए इनको डेड एंड बोला जाता है। इसके अलावा रिजर्वायर है वो है बर्ड्स है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो कोई वैक्सीन अभी खास है नहीं। तो केरला के अंदर रिसेंट केस देखे गए, इससे पहले वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखा गया, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है, वेस्ट नाइल वायरस आरएनए वायरस है ये बोलती है, ट्रीटमेंट जो स्पेसिफिक नहीं है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब WHO की साइड के ऊपर चले जाते हैं, ट्रांसमिशन के वो ऊपर क्या लिखती है, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो, टू डेट नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ वेस्ट नाइल वायरस थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों,
हाँ, अब बात कर लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं। सिमिलरिटी के अंदर देखें, डिजीज़ है, पोटेंशियल जो लाइफ थ्रेट हो सकती है, ठीक है, वो बात की गई है। बट क्यूलेक्स है और एनोफिलिस जो हमने अभी क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया। इसके अलावा जो सिम्टम है वेस्ट नाइल वायरस के अंदर इतने ज़्यादा एविडेंट नहीं होते, बट मलेरिया के अंदर रहते हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो मलेरिया की है, पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट नाइल वायरस की नहीं है अभी तक हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम के बारे में। ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मर्जर ऑफ ब्लैक होल की बात कर रहे हैं हम। हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। मर्जर ऑफ ब्लैक होल के ऊपर एक बार और यूपीएससी ने पहले भी ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू क्वेश्चन एक पूछ लिया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ थी जो हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल भाषा में हम समझ लेते हैं दोस्तों। जब एक गैलेक्सी दूसरी की तरफ इंटरेक्ट होती है, जब हम बात करते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल की, गैलेक्सी के सेंटर के अंदर जो है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हम ये कहते हैं कि ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल अगर ये है तो यहाँ पे अगर लाइट जाएगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बिकॉज ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा है, लाइट भी पास नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी हमें जो साइडों पे एक डिस्क जो है वहाँ पे बहुत सारी रेडियो वेव्स वगैरह या लाइट एमिशन, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। ऐसा इसलिए करती है कि बहुत सारा जो मैटर है जब इसके अंदर फीड करता है, अंदर को जाता जाता सारा कुछ, तो उसकी जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। अब इनको बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो गैलेक्सीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उनके जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है वो भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे वो एक दूसरे के पास आते जाते हैं, ठीक है, और जो जितनी भी साइड पे गैसेज हैं उसको वो कंज्यूम करते जाते हैं, है ना, बिकॉज वो फीड करता है, वो सब कुछ उसके अंदर समाता जाता है और वो बन जाता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, जहाँ पे आउटर डिस्क आपको चमकती थोड़ी सी दिखती है। अब ब्लैक होल क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे पास में आते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है सराउंडिंग को देते जाते हैं, बिकॉज अब वो स्टेशनरी होने की कोशिश करते हैं, वो रिलीज करते जाते। एक टाइम आता है जब दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आ जाता है, उससे कम आगे वो जा नहीं पाते, उसको बोलते हैं दोस्तों पार्सेक। पार्सेक क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर। अब इससे आगे जा नहीं पाते, इस प्रॉब्लम को बोला गया द फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम। तो अब रिसेंटली साइंटिस्ट ने बोला कि भाई तीसरा अगर ब्लैक होल पास में हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बिकॉज फर्दर ये आगे मूव कब करेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन अब दो तो कर नहीं पा रहे, अगर तीसरा है तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको दे देंगे और उसके बाद मर्जर जो है वो पॉसिबल हो सकता है। सो इसको और 3 ब्लैक होल है वो मर्ज हो सकते हैं। ये इन्होंने प्रॉब्लम जो थी ड्यूल ब्लैक होल के अंदर जो फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम थी उसका उन्होंने सोल्यूशन बताया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव आयन वेरिएबल प्रोडक्ट्स की। फर्स्ट स्टेटमेंट है दीज आर मॉलिक्यूल्स दैट फ्लोट इन एयर एटमॉस्फेयर, और उनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है। सेकंड है कि जो मिनरल्स जनरेट करते हैं नेगेटिव आयन ऑफन, ठीक है दोस्तों, इंक्लूड होते हैं नेचुरली जो अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल है सच एज यूरेनियम, थोरियम। थर्ड है नेगेटिव आयंस आर बिलीव टू क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स एंड एलिवेट मूड। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ वैसे तो यहाँ पे कहता है कि पहला कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ ठीक है, नेगेटिव आयन है तो यहाँ पे चार्ज होगा तो हम मान सकते हैं, ठीक है। सेकंड कहता है कि सच जो मिनरल है, जो ऐसे मिनरल जो ऐसे आयन जनरेट करते हैं वो कई बार क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है। सो यहाँ पे ऑलवेज नहीं है, एक्सट्रीम तो नहीं है ना। सो अच्छा, अगर मेरे मन में आया कि चलो ठीक है ये भी ठीक है, सो इट मीन्स कि अब हमारे मन में आता है नेगेटिव इमेज यूरेनियम की, थोरियम की। थर्ड स्टेटमेंट हमारे दिमाग ट्रिक करता है कि अगर नेगेटिव इमेज है तो ये पॉजिटिव वाइब तो यहाँ पे आनी नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वो उसका हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो फिर उस हिसाब से हम थर्ड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। दो स्टेटमेंट, अगर मैंने पहली और दूसरी स्टेटमेंट को देखूं तो सेकंड स्टेटमेंट के बेस के ऊपर मुझे थर्ड स्टेटमेंट गलत लग रही है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन देखूं नेगेटिव आयन वेरिएबल प्रोडक्ट, तो जब वेरिएबल प्रोडक्ट हैं तो फिर बनाए क्यों गए, है ना। अगर वो पॉजिटिव हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे तो इसका नाम कैसे है, तो उसके हिसाब से ये तीसरी स्टेटमेंट सही है फिर, है ना। पॉजिटिव वो कर सकते हैं लेकिन फिर दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर शक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कारण ये है कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट के चक्कर में हमने तीसरी का कंक्लूजन वहां पे नहीं निकालना, ये आपको ध्यान देना है। बिकॉज यूपीएससी के अंदर अगर आप क्वेश्चन देखोगे, पहले स्टेटमेंट आई, उसके बाद अच्छा पहली का अगर आपने बोला कि चलो ठीक है, तो दूसरी भी आप लोगों को लगेगी हाँ इसके हिसाब से ये भी ठीक है, अब दोनों के हिसाब से हमने तीसरी भी ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को भी ध्यान में देना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान में दोगे तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। तो कोशिश करनी है एग्जाम के अंदर कि हमने एक राइट अप्रोच की, अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। एग्जाम के फ्लो में, जो क्वेश्चन के फ्लो में चले जाते हैं हम, यहाँ पे अगर आप दो स्टेटमेंट सही करते हो, तीसरे में फ्लो में चला जाते हैं बंदा कि हाँ ठीक है फ्लो के अंदर चला गया और ये हो सकता है। नहीं,
आपको डिसाइड करना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ये नहीं डिसाइड करेगी कि सेकंड सही है, सेकंड ये नहीं डिसाइड करेगी थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिलकर नहीं डिसाइड करेंगी ऑल ऑफ दी अबव है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको उसके फ्लो के अंदर नहीं आना, अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। नेगेटिव आयन वेरिएबल के अंदर बहुत से दोस्तों पेंडेंट वगैरह आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि नेगेटिव आयन एनर्जी है जो बॉडी को ऐसा बिलीव करते हैं कि पॉजिटिव वाइब देती है। अच्छा, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है यहाँ पे ऑलवेज है ना, ऑलवेज या कुछ ऐसा एक्सट्रीम होता, फिर हम इसकी थोड़ा सा देख सकते थे कि गलत हो सकता है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है, बिलीव किया जाता है कि हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लीव करती है। तो रिसेंटली क्या हुआ, नीदरलैंड की एक एजेंसी है, उसने ये बोला कि जो मटेरियल की एक होता है कि लिमिट कि इससे ज़रा आपने नहीं यूज़ करना है ना, तो उसके बाद आपने क्या किया, कुछ जो पेंडेंट हैं उससे लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा यूरेनियम या रेडियम कुछ उसके अमाउंट यूज़ करोगे, क्या हो सकता है, बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट, हेल्थ इंपैक्ट आ सकता है, स्किन बर्न से लेके ऐसी कुछ चीज़ें आ सकती हैं, यही उन्होंने बोला। ठीक है दोस्तों, हमने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पे करवाने की बात है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी के भी सेफ्टी गाइडलाइंस है। इंडिया के अंदर भी एटॉमिक एनर्जी रूल्स के अंदर यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों क्रायोजेनिक एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। यहाँ पे बोला गया कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करता है केरोसिन इंस्टेड ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। सेकंड है सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू क्रायोजेनिक। थर्ड है जो रिसेंट स्टडी ये बोलती है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है वो लोअर थ्रस्ट है एज कम्पेयर टू क्रायोजेनिक इंजन। तो यहाँ पे दोस्तों अपना आंसर क्या है, तो आंसर दोस्तों यहाँ पे सेकंड है। फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, चलो इसको सीधा यहाँ पे चले जाते हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि डिलीवर किया गया है SC-120 स्टेज पार्ट है, बेसिकली MK3 लॉन्च व्हीकल के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं। हम दोस्तों वहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल एंड ऑक्सीजन को एज ए ऑक्सीडाइजर हम यूज़ करते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि इनको हमने लिक्विड फॉर्म के अंदर यूज़ करना है, ठीक है, गैस फॉर्म है, बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर लेगी, तो हम इसको लिक्विफाई करते हैं। तो हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए -253 डिग्री सेल्सियस और इसको -183 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब ऑन एवरेज 250 और 180 के आसपास, इतना आपको कम करना पड़ेगा। एक रॉकेट है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि जब चलता है ना, एक बीच में से आपको थोड़ी सी वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करनी है जहाँ पे टेम्परेचर आपका माइनस में हो, -250 हो, और दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। तो अब देखो कितना ज़्यादा आपको बैरियर, ये टेक्नोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, इट मीन्स है ना। हाइड्रोजन क्योंकि ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू हमारी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, सॉलिड लिक्विड, उसके कंपैरिजन ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्लीन भी है, बट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो पोल्यूशन के कारण वहाँ पे पोल्यूशन हो सकता है, बिकॉज हम वाटर से हाइड्रोलाइसिस, अगर आपको वहाँ पे हाइड्रोजन याद आएगी, ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है ना, अलग अलग हम हाइड्रोजन के तरीके हैं। जैसे मान लीजिए हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, तो उसके अंदर हम नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बना रहे हैं, उसके अंदर तो पोल्यूशन हो रहा है। सो हाइड्रोजन की क्रिएशन जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो उसके अंदर पोल्यूशन हो रहा है, उसको हमने क्लीन करना है। सो इसीलिए यहाँ पे सेमी क्रायोजेनिक लेके आए। सेमी क्रायोजेनिक के अंदर बेसिकली हम इस हाइड्रोजन को, जो क्वेश्चन के अंदर है वहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं सिविल एविएशन फ्यूल, जहाँ पे केरोसिन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो सकती है। अब यहाँ पे केरोसिन को लिक्विफाई करने के लिए हमें इतने लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हम रख सकते हैं। सो इट मीन्स एक तो वो हमारी दिक्कत कम होगी कि इतना लो टेम्परेचर करना है ना। तो वो दूसरा लाइट है, तो लाइट है तो इसको हम ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा फ्यूल भी कैरी हो सकता है। तीसरा ये थ्रस्ट जारी प्रोवाइड करता है। चौथा ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, और इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कम कॉस्ट इसके अंदर आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में देनी है। अब बात करते हैं रेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो मैंने 1 to 5 स्टेज जो मैटर की जो बोला जाता है वो सारी बता दी। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप करके अपना आंसर देख सकते हो, बट एग्जाम है कल बच्चों का, तो यहाँ पे क्विकली इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि मान लीजिए दोस्तों आपके पास आइस है, आइस को आपने हीट किया, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के अंदर। सो लिक्विड के अंदर हमने यहाँ पे हीट किया, तो बेसिकली हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जब हम अगर यहाँ पे बोलूँ सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड के अंदर बनाया, तो हम सॉलिड को एनर्जी देंगे और वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से नीचे से एनर्जी देंगे, वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया।
फिर यहाँ से और एनर्जी देंगे, वो प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो गैस को बेसिकली अगर आप और हाई टेम्परेचर के ऊपर लेके जाओगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह वो सारे ही जो फ्री फ्लो उसके अंदर होते हैं, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, है ना। जैसे आपका CFL वगैरह उसके अंदर भी प्लाज्मा है, प्लाज्मा टीवी आते हैं वहाँ पे भी प्लाज्मा क्रिएट होता है, स्टार्स हैं वहाँ पे भी प्लाज्मा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा प्लाज्मा एक बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो, लेकिन जो दूसरी तरफ है कि जो बोस आइंस्टाइन है वहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल है उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करवाते हैं, एनर्जी रिलीज, बिकॉज जब तक एनर्जी है तो वो इस तरह मूव करते हैं पार्टिकल, है ना, रैंडमली मूव करते हैं, उतना ज़्यादा मूवमेंट होती है, हम एनर्जी उसकी रिलीज करवाते जाते हैं और वो बेसिक स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और बहुत ही स्लो वहाँ पे उनके अंदर मूवमेंट होती है। सो हमने बहुत सी एनर्जी निकाल दी एट वेरी लो टेम्परेचर, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन। सो अगर एनर्जी लेवल देखो सबसे लो इसमें है, उसके बाद सॉलिड में है, सॉलिड को मैं हीट करूंगा, एनर्जी दे रहा हूं तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, इसमें लिक्विड के अंदर ज़रा एनर्जी है, लिक्विड के अंदर और मैंने एनर्जी दी, उसको गैस के अंदर कन्वर्ट किया, सो गैस के अंदर और एनर्जी है, गैस को और ज़्यादा एनर्जी दी और प्लाज्मा में कन्वर्ट किया तो वहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी है। सो ये है दोस्तों वहाँ पे आपका लो टू हाई एनर्जी लेवल, आपको ये ध्यान में देना है। अगर बोस आइंस्टाइन कंसंट्रेशन की बात करूँ तो कूल्ड और एब्सोल्यूट जीरो के पास है। बेसिकली हमने क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी जब रिलीज़ करते हैं तो मूवमेंट बहुत कम हो जाती है और एक वेव की फॉर्म के अंदर मूव करता है, ठीक है दोस्तों। हालांकि हमने 50 टॉपिक जो है उसके अंदर इसको डिस्कस किया था, तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। सो जो भी बच्चे कल एग्ज़ाम दे रहे हैं बेस्ट ऑफ लक है, अपना ध्यान से अपने जो भी एडमिट कार्ड वगैरह सारे आज ही निकाल के रख लीजिए और वहाँ पे स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। ख़त्म नहीं कर सकते बिकॉज इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम होता है हमारी लाइफ का, बट नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं, अगर नहीं हुआ तो मुझे ये करना पड़ेगा, छोड़ दो, जो है अभी है। उसके अलावा बस एग्ज़ाम के अंदर अपने उस नॉलेज के ऊपर, अगर आपने इस जो स्ट्रेस को मैनेज किया, इसी नॉलेज के बेस के ऊपर आप 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही सॉल्व करके आओगे। तो अगर आपने स्ट्रेस को हावी होने दिया तो आपके 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे, तो 4-5 क्वेश्चन का टोटल यहाँ पे लॉस होता है। सो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और जो भी है उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर वहाँ पे आप निकाल दोगे, ऐसा ये सोचना है। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। सो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू वेरी मच।